हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉची सीक्वेंस के ऊपर। कॉची सीक्वेंस क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कॉची सीक्वेंस रियल एनालिसिस से देखा जाए तो रियल एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आप कन्वर्जेंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कॉची सीक्वेंस को समझाने से पहले मैं आपको एक बात स्टूडेंट बता देना चाहता हूँ कि जो एप्सिलॉन होता है इसका मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटी वैल्यू होती है जीरो के पास, समझ रहे ना। इसका आप यूज जीरो से बड़ा भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन जो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं जीरो से छोटे, मतलब जीरो के नियरली जीरो वैल्यू, ठीक है। आप देखिए मतलब क्या है कि इसका जो ओरिजिनल मतलब एम होता है कि एप्सिलॉन क्यों लेते हैं। एप्सिलॉन मीन्स होता है जीरो से थोड़ा बड़ा, मतलब जीरो की तरह नहीं बट जीरो ही होना, समझ पा रहे हैं। मतलब जीरो नियरली टू जीरो, ठीक है ना। हाउएवर स्मॉल, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, कि जीरो से ग्रेटर देन होता है बट नियरली जीरो होता है। मतलब हमने जैसे कह दिया कि 0.00001 बट नॉट जीरो, लेकिन मतलब जीरो के ये वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। लेकिन जीरो जैसी है लेकिन जीरो नहीं है, यानी कि एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो जीरो के आसपास होता है बट जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे हाउएवर स्मॉल यूज करने वाले हैं। तो ये हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू मतलब एप्सिलॉन का मतलब होता है, ठीक है। बात करते हैं कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के ऊपर। क्या होती है कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। कभी कभी इसको कई जगह आपको कई लोग इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे कॉची या काउची, लेकिन मोस्टली इसका यूज जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉची सीक्वेंस के रूप में या कॉची बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉची इसको बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन से कोई मैटर नहीं करता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, जो इसके फॉर्मल डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। अ सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस हमारा यूएन होगा। A sequence UN is said to be a sequence UN is said to be a Cauchy sequence। अब देखिए स्टूडेंट, एक ऐसा सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस तब कहा जाएगा, ठीक है ना, जब इफ फॉर हाउएवर स्मॉल, कोई भी हमारा एप्सिलॉन होगा जो कि जीरो से ग्रेटर देन होगा। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है रियल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। जहां देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, आप बोल दीजिए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। उस पॉजिटिव इंटीजर में कोई एप्सिलॉन वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। उसको वैल्यू लेने के बाद उसमें जो घटाने पर हमको मिलने वाला है बस वही हमारा, वो जो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो वो हमारा कॉची सीक्वेंस कहलाता है। कैसे, अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखने के बाद फिर से समझाऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर m और कुछ इस तरह सच दैट कि अगर यही मेन है, मॉड ऑफ यूएन, कोई सीक्वेंस का कोई यूएन हो, कोई टर्म है, ठीक है ना। यूएन में से अगर हम यूएम को घटा दें और उसके मॉड, मतलब मॉड में यूएन में से यूएम को घटा दें और घटाने पर उसकी जो वैल्यू आने वाली है, उसका जो सीक्वेंस आने वाला है, उसका जो डिफरेंस आने वाला है वो एप्सिलॉन से भी कम हो, ठीक है ना। अब व्हेन n इज ग्रेटर देन या इक्वल m, ठीक है। n इज ग्रेटर देन और इक्वल m, या n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन और इक्वल m, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो हमारा ये जो हमारा un माइनस um है, इसका ही पूरी मतलब जो है इसी का खेल है, ठीक है ना, कॉची सीक्वेंस में। अब देखिए इसका मतलब अगर आप समझ गए तो आप 100% कॉची सीक्वेंस समझ गए।
देखिए मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस हमारा तब कॉची सीक्वेंस कहा जाएगा जब वो एप्सिलॉन मतलब जब वो un माइनस यूएम हो, मॉड ऑफ un माइनस यूएम इस तरह हो कि जो इसका डिफरेंस हो वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए। और यहाँ पे एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल, समझ रहे हैं, हाउएवर स्मॉल जितना भी छोटा हो सके होगा, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है पॉजिटिव इंटीजर m के लिए कुछ इस तरह है जो कि 0 से ग्रेटर है, बट 0 से ग्रेटर है लेकिन 0 की तरह है। यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता चुके हैं 0.001 मान लेंगे, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन वो 0 की तरह तो है, लेकिन 0 आप कह ले सकते हैं, लेकिन 0 जैसा लगेगा। तो इतना अंतर आ जाए कि उनकी जो सीक्वेंस का जो हम टर्म, कोई भी सीक्वेंस की कोई टर्म ले लीजिए दो, ठीक है, पहला ले लीजिए और उसमें से दूसरा जो कोई सीक्वेंस का टर्म ले लीजिए, उसको माइनस कर रहे हैं कुछ इस तरह कि उसका जो अंतर है उसका घटाने पर जो हम डिफरेंस, उसका जो डिफरेंस करने पर हमको जो मिलने वाला जो रिजल्ट है वो भी एप्सिलॉन वैल्यू से भी उसका जो रिजल्ट है वो भी छोटा है, तब वो हमारा कॉची सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी जैसे मैंने कहा कि एक कोई सीक्वेंस है, जैसे मैंने कहा 1 by 1 एक कोई सीक्वेंस है, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, ठीक है ना, ये हमारे कोई सीक्वेंस है, इतना आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, सीक्वेंस में, और ये ऐसे चलता ही रहेगा आगे, ठीक है ना। तो देखिए इनमें क्या है, कोई भी ऐसे इस सीक्वेंस में आप कोई भी एक ऐसा टर्म ले लीजिए, कोई भी टर्म ले लीजिए, ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन रहना चाहिए m के, या तो वो बराबर रहे, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो अब देखिए अगर मैं n माइनस एन यानी कि अगर बराबर भी होते तो भी उसका डिफरेंस 0 आने वाला है, और 0 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से कम हो जाएगी ना, समझ रहे ना, जो कि हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे 0 के नियरली ग्रेटर ही है, ठीक है, बट 0 नहीं है। तो देखिए हमने मान लिया इस टर्म को उठा दिया, ले लिया, यानी कि 1 माइनस 3 ले लिया, ठीक है, और दूसरा टर्म हमने ग्रेटर देन ले लिया 1/2, ठीक है ना। तो ये दो टर्म का अगर हम डिफरेंस करेंगे, उनका डिफरेंस जो है हमारा एप्सिलॉन वैल्यू से कम आए, मतलब उसका जो डिफरेंस है एप्सिलॉन से भी कम आए, तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, कॉची सीक्वेंस के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई भी टर्म ले लीजिए, इसमें रेंडमली कोई भी टर्म ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें रेंडमली कोई भी टर्म ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला टर्म ले लिया 1/3, बस कंडीशन यही होनी चाहिए कि n जो है ग्रेटर रहना चाहिए हमेशा m से, जो दूसरा टर्म होगा, ठीक है ना। तो 1/3 में से है, अगर मैं 1/6 भी माइनस कर दूंगा तो जो आने वाला रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, ठीक है ना। तो 1/3 और 1/6 को अगर आप माइनस कर लीजिए तो आने वाला रिजल्ट जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है ना। जैसे हमने 1/3 1-6 किया, 1/3 माइनस 1/6 कर दिया, तो इसका जो हमको आंसर मिलेगा 1/6 मिलेगा, और ये एप्सिलॉन से छोटे होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे मान लीजिए एप्सिलॉन इक्वल टू हमने 1 ले लिया, और 1/6 इज लेस देन बाई 1, यानी कि 1 से हमारा छोटा है 1/6, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक सीक्वेंस के टर्म में समझाया था। अब जनरली जैसे कि हमें अगर कहना है या किसी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने कहा कि कोई हमारा सीक्वेंस एक्शन है, एक्शन इक्वल टू 1/n है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो आने वाला टर्म हमने कहा कि दो टर्म होने चाहिए, कोई भी टर्म होने चाहिए, बस कंडीशन यही है कि n हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए m से, ठीक है ना, और इक्वल भी हो सकता है। तो और वो उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 1/n ले लिया। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए अगर हम इसको मॉड के अंतर्गत लिखेंगे, जैसे कि हमने कहा कि मॉड 1/n माइनस 1/m, ठीक है ना, मॉड 1/n माइनस 1/m, ठीक है ना। तो 1/nm लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है कि m-1 मॉड ऑफ m-n अपॉन mn, ठीक है ना। तो उसके बाद आप इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो m-n, फिर हम आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज लेस देन किससे, 1/n से, और जो अगला टर्म होगा वो इससे
लेस देन होगा, ठीक है ना, यानी कि 1/m आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो कि हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, ठीक है ना, लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, ठीक है। अब आप इसको आके की और इसके प्रोसीड करेंगे तो हम क्या पाएंगे, एसएन, ये सॉरी यूएन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूएन बनाया था, तो यूएन माइनस यूएम, ठीक है, उसमें से मैंने टर्म को घटाया तो हमको रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस एन अपॉन 1 अपॉन एम, ठीक है ना, 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन, जो कि एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, जो कि इसलिए यानी कि इसलिए एक्स यूएन जो है हमारा एक कॉची सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये हमारी कॉची सीक्वेंस की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। तो 1/n इज कॉची सीक्वेंस। देखिए कॉची सीक्वेंस में क्या होता है कि कोई भी रेंडमली टर्म उठा लीजिए, बस कंडीशन कोई भी दो टर्म ले लीजिए, उन दो टर्म को अगर हम माइनस करेंगे, यानी कि पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म को अगर हम माइनस करेंगे और उसको माइनस करने पर उसका जो डिफरेंस आने वाला है, बस वो अगर एप्सिलॉन से भी छोटा आ रहा है, ठीक है ना, अब मतलब एक तो एप्सिलॉन खुद में एक छोटा है, उससे भी छोटा आ रहा है उसका डिफरेंस, तो वो कॉची सीक्वेंस कहलाता था। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस में काफी समानताएं दिखाई पड़ती है। जैसे कि कन्वर्जेंट में क्या होता था कि यूएन माइनस एल कर देते थे, वो भी एप्सिलॉन से ही छोटा था। देखिए एल यहाँ पर उस कन्वर्जेंट की बात कर रहा हूँ, एल यहाँ पर उस सीक्वेंस में क्या होती थी, लिमिट होती थी, और वो लिमिट क्या होती है वो आप जानते हैं लिमिट क्या होती है वो आप जानते हैं। लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्रोच होता है, जैसे मैंने कहा आपको इस पॉइंट पर जाना है तो आप हर हाल में इस पॉइंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या करना है, उसमें यूएन में से आप उसको डिवाइड माइनस कर देंगे उसकी लिमिट की, जैसे हमने कहा इसकी लिमिट 4 है, ठीक है, तो और ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस का यूएन टर्म जो है वो 10 है, ठीक है, तो 10-4 कर देंगे, 10-4, यहाँ भी इसमें भी कंडीशन होती है n ग्रेटर देन m, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है 10-4 कर देंगे तो उसका आंसर जो आएगा 6 आएगा, जो कि हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन हमारी वेरी स्मॉल वैल्यू है, यहाँ पे 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर उसमें घटाया जाता था, ये सीक्वेंस में सॉरी ये कन्वर्जेंट में होता था, ठीक है। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है, कॉची सीक्वेंस में आप रेंडमली एक कोई रेंडमली, जैसे कि हमने कहा 10, 12 फिर 14, ठीक है ना, तो हमने क्या कहा इन दो टर्म को ले लिए, इन रेंडमली हमने दो टर्म को, आप मान लीजिए यहाँ पे एक और भी टर्म है 9, तो मैंने यहाँ पे इन दो टर्म को ले लिए, जैसे हमने कहा 9 और 12, ठीक है ना, 9 और 12 ले लिया, ठीक है, तो 12 9 में से आप दो टर्म ले लिए, इसमें जो n होना चाहिए वो ग्रेटर रहना चाहिए m से, तो अगर हम 12 माइनस n कर देंगे, ठीक है ना, अगर हम 12 माइनस n कर देंगे, या आप समझ लीजिए अगले आने वाले टर्म जैसे मैंने कहा कि 14 माइनस 9 कर दीजिए, यानी कि उनके डिफरेंस में आप कुछ इस तरह लिखे कि 9 माइनस 12 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3, या 14 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 5, तो 5 में से जो 5 आएगा उसका डिफरेंस वो अभी हमेशा छोटा है। इसमें क्या है, इसमें कोई जरूरी बात नहीं होती है कि वो एक कोई फिक्स पॉइंट, इसमें कोई भी दो सीक्वेंस ले लीजिए, कोई भी दो सीक्वेंस, ठीक है, उनका डिफरेंस कर दीजिए और वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आएगा। इसमें क्या है, इसमें आप कोई दो नहीं ले सकते हो सीक्वेंस के टर्म को। देखिए ये जो है टर्म बताते हैं, जो n जो है वो टर्म का नंबर बताता है, जैसे कहा UN1, जैसे कि हमने कहा ये पहला पद, दूसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, यानी कि ये उसको बताता है, ठीक है, तो UN, तो उसमें से हम एक फिक्स पॉइंट यानी कि लिमिट से ही घटाएंगे तो वो हमारा कन्वर्जेंट कहलाता है, ये हमारा कॉची का सीक्वेंस कहलाता है। तो इतना ही मेन डिफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप जानते होंगे कि कॉची सीक्वेंस को जो है दूसरे एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है फंडामेंटल सीक्वेंस। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि इसका दूसरा नाम जो है फंडामेंटल सीक्वेंस भी होता है, या फंडामेंटल सीक्वेंस भी कॉची सीक्वेंस को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि कॉची और कन्वर्जेंट में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोई सीक्वेंस अगर मैंने बताया कि कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट हम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। और अब आप यहाँ पर ये देखिए, क्या एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल 100% कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है, और कॉची सीक्वेंस ये एक थ्योरम है स्टूडेंट, ठीक है, कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, हर जगह यूज होती है, ठीक है।
तो आपको एक नोट में लिख लेना है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अब देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम जानते हैं, तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कॉची सीक्वेंस जो होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। क्या इसका कन्वर्स भी यही होता है? हाँ जी बिल्कुल, कन्वर्स भी यही होगा, यानी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची भी होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस एवरी कन्वर्जेंट। ये सब रियल एनालिसिस या रियल सीक्वेंस में ही ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रियल एनालिसिस या रियल सीक्वेंस में ये हमेशा रिजल्ट रहेंगे जो हम बता रहे हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, ठीक है ना। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। अब हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जितने भी होते हैं वो हमारे बाउंडेड होते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, एक हमको एक और पॉइंट मिल गया कि एवरेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, तो एवरी कॉची वैसे भी कन्वर्जेंट होता है, तो हमारा जो कॉची होगा वो भी बाउंडेड होगा। देखिए कन्वर्जेंट होता है हमेशा बाउंडेड, यानी कि एवरी कन्वर्जेंट इज बाउंडेड, और कॉची एवरी जितने होंगे एवरी कॉची इज कन्वर्जेंट, तो एवरी कॉची इज बाउंडेड भी होगा ना, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी, ये सब नोट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हैं। तो क्योंकि ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन में इन थ्योरम्स का आप थ्योरम भी बोल सकते हैं, नोट भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में, कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम में यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है ना। मैं एवरी कॉची सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, कन्वर्सली की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सब बाउंडेड हो गए जितने भी कॉची सीक्वेंस होंगे। अब जाहिर सी बात है हम उसकी उससे डेफिनेशन से भी जान सकते हैं कि un माइनस um होता है, ठीक है ना, और लेस देन एप्सिलॉन होता है, कन्वर्जेंट में l होता है। अब आप देखिए कोई भी रेंडमली टर्म लेंगे तो उसमें क्या पता वो l ही आ रहा हो कॉची सीक्वेंस में, तो बात तो वही, तो वो जो l ही आ रहा है तो वो कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो सब हमारे कॉची भी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कभी कभी ये डेफिनेशन में आपको एक चीज अलग से भी मिल सकती है, यहाँ n ग्रेटर देन या इक्वल देन रहेगा m से, ठीक है। अब कभी कभी आपको कुछ इस तरह डेफिनेशन में मिल सकता है un प्लस p माइनस un, बात वही है, इसमें सिर्फ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ जो p जो है ग्रेटर देन हमेशा रहेगा, किससे ग्रेटर देन रहेगा, 1 से ग्रेटर देन रहेगा, किससे ग्रेटर देन रहेगा, 1 से, या इक्वल भी रह सकता है, ठीक है। इक्वल रहेगा तो 0 आ जाएगा, आप ध्यान दे सकते हैं। तो p इज ग्रेटर देन m, p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 1, ठीक है ना। तो देखिए बात तो वही है, इसमें क्या है कि ये कोई un का मतलब एक कोई टर्म है, ये उससे ग्रेटर है, जैसे कि un प्लस 1 है, उसके आने वाला अगला टर्म बोल सकते हैं, या उसके कई सारे टर्म को छोड़ने के बाद जो, लेकिन वो ग्रेटर होगा, तो उसमें से डिफरेंस करेंगे तो भी वो एप्सिलॉन मिल जाएगा, एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कॉची सीक्वेंस को हम फंडामेंटल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, या फंडामेंटल सीक्वेंस भी आप बोल दीजिए, फंडामेंटल सीक्वेंस कहना यहाँ पे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो कॉची सीक्वेंस का दूसरा नाम फंडामेंटल सीक्वेंस है। स्टूडेंट हमने 2-4 नोट देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन कौन सा? पहला था कॉची सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कॉची एंड कन्वर्जेंट दोनों आपस में रहेंगे, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, दोनों इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एवरी इफ एंड ओनली इफ एंड इम्प्लाइज बाय, यानी कि दोनों कंडीशन इफ एंड ओनली इफ वाली एंड इफ एंड ओनली इफ एंड इम्प्लाइज बाय कॉची सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि कॉची सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको इस लेक्चर में कॉची सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को समझाया। आप इस कॉन्सेप्ट के जरिए
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो चार थ्योरम थी, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट बाउंडेड होता है, तो कॉची भी बाउंडेड होगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक की मदद से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। कॉची सीक्वेंस में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो टर्म को रेंडमली उठाया जाता है और उसमें से घटाया जाता है। उसको घटाने पर एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, हमेशा उससे ग्रेटर आएगी, सॉरी उसके घटाने का जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा आएगा, लेकिन एप्सिलॉन उससे हमेशा ग्रेटर रहेगा। यहाँ एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, आप इंटीजर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव रियल इंटीजर है जो हमेशा उस डिफरेंस से ग्रेटर रहेगा, बस, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने कॉची सीक्वेंस या फंडामेंटल सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।